दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग ज्यादातर अभी दो तरह की, एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग है, एक नॉन ऑर्गेनाइज फार्मिंग है या अनऑर्गेनाइज फार्मिंग है। मेजरली जो बड़े फार्म्स है, जो कॉर्पोरेट लेवल की फार्मिंग करते हैं, वो सब एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ लाइन आइटम्स, एक के बाद एक एक्टिविटी कैसे करते हैं, वो सब बड़े ही ऑर्गेनाइज फार्मिंग करते हैं। जो बंदे केवल सीड स्टॉक कर दिया या कम्युनिटी पॉन्ड आपने ले लिया, वो सब अनऑर्गेनाइज फार्मिंग है। उनके पास कोई स्टैटिस्टिक नहीं होते। और एक अच्छे बिजनेस, एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको ऑर्गेनाइज फार्मिंग ही करनी चाहिए, जिससे कि आप ये लिख पाएं कि आपको क्या पाया, क्या गया। जब तक आपकी कीप रिकॉर्डिंग या कहेंगे रिकॉर्ड कीपिंग की आदत नहीं होगी, तब तक आप ऑर्गेनाइज फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज फार्मिंग के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मेरी हर वीडियो में आपको यही मिलेगा। 1% पूरे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग का 1% आप अपनी एजुकेशन पे एक्सप्लोर करें। आईसीआर से ट्रेनिंग लें, प्राइवेट ट्रेनिंग लें, नंबर ऑफ फार्म्स घूमें। और जिस बंदे को एक अच्छे लार्ज स्केल से एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करना है, मेरा सजेशन है मिनिमम 50 फार्म घूमे। वो 50 फार्म वो घूमेगा तो हार्डली उसके 1-2 लाख रुपए खर्च होंगे। बट ये मेरा बिलीव है, वो इतनी अच्छी तरह अपनी फार्मिंग करेगा कि वो हर चीज को नोट डाउन करके है ना डिसाइड कर लेगा कि वो उसका ट्रैक जो या ट्रेजेक्ट्री है वो किस वे में जा रही है। वो लीनियर ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, पैराबोलिक ग्रोथ कर रहा है, या उसका सिस्टम कोलैप्स होगा। तो नॉलेज इज द मेन की फैक्टर एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग के लिए। दूसरा जो साइट सिलेक्शन है, जिसको हम साइट सिलेक्शन, जो हम फार्म लोकेशन बोलते हैं, वो बहुत ही हमें बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। वो आज के टाइम में वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी हो, रोड एक्सेस भी हो, जमीन भी अच्छी हो। अगर कोई पॉन्ड फार्मिंग कर रहा है, कोई अगर आरएस बायोफ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और आपका वाटर क्वालिटी कैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। वहाँ पे जो आपने लैंड साइज अपना आइडेंटिफाई करा है साइट, वहाँ कोई फ्लड एरिया तो नहीं आया है। ये सब बातें, बेसिक्स बातें। वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कितनी है, साइट सिलेक्शन। और दूसरा टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। ये भी एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग की एक पद्धति है कि जब आप टेक्नोलॉजी फाइनल करें कि मैं जैसे 95% पॉन्ड फार्मिंग करता हूं, केवल टैंक्स में सीड रियरिंग करता हूं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पत्ती में करना है। आपको आईपीआरएस लगाना है, आप बड़े रिजर्वायर है तो केज कल्चर लगाना है, तो पद्धति भी आपको देखना है। पैरेलली एक अच्छी ऑर्गेनाइज फार्मिंग के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए आपको अपनी फर्म एक रजिस्टर करनी चाहिए, वो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड में। तो जो जो योजनाएं चल रही हैं उनके लाभ लेने के लिए आपको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्शन रहना पड़ेगा। ये एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी भी है कि जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पैरेलली अब आपके पास जब ये सब चीज हो गई, तो अब आपको फंड वो कहीं से भी, आपको पूरा प्रोजेक्ट का फंड फर्स्ट डे आपको पता होना चाहिए कि उसका रोड मैप कैसे है। आपकी ओन फंडिंग है, आपको बैंक से लोन लेना है, आपको एनएफडीबी से मिल रहा है, आपको स्टेट फिशरीज से मिल रहा है, या आपको किसी की ग्रांट मिल रही है। तो ये फंडिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब आपने बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर लिया। नाउ बात आते हैं, जब हम ऑपरेशनल की बात करते हैं, सीड क्वालिटी इज द मेजर चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइज फार्मिंग। तो जो अप्रूव्ड हैचरी है गवर्नमेंट की, या ये कहेंगे जहाँ पे जेनेटिक इम्प्रूव्ड ब्रूड स्टॉक है, या कोई जिसकी मार्केट में बड़ी फेस वैल्यू है हैचरीज की, या जिसका ये कहेंगे जिसका बहुत ज्यादा सेल होता है सीड। तो 5वें स्टेप में आपको सीड स्टॉकिंग, जो सीड आप परचेज कर रहे हैं, सीड स्टॉकिंग का एकदम बड़ा ध्यान रखना है, गुड क्वालिटी का सीड। अब नेक्स्ट स्टेप में एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग के लिए आपको डेंसिटी, आप कितने एरिया में, क्योंकि हर वाटर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, कितने वाटर वॉल्यूम में कितनी मछली पाल रहे हैं। आप किसी भी हैचरी वाले के कहने से ओवर स्टॉकिंग मत कीजिए। ओवर स्टॉकिंग करने से आपकी पूरी ऑर्गेनाइज फार्मिंग फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ना आपका मछली का साइज गेन होगा, ना अच्छा प्राइस मिलेगा, मोर्टिलिटी होगी, आप परेशान होंगे। तो सीड स्टॉकिंग और आपकी डेंसिटी बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो फीडिंग, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट का 65% आपकी फीडिंग कॉस्ट है। तो अच्छे ऑर्गेनाइज फार्मर हमेशा अपने 2 से 3 हफ्ते का स्टॉक हमेशा फार्म पे रखेंगे। फीड में पैसे ब्लॉक नहीं करेंगे, ओवर स्टॉक नहीं करेंगे, जिससे बेनिफिट ये रहेगा उनका रोटेशन बना रहेगा, हमेशा कंपनी से फ्रेश फीड आता रहेगा आपकी मछली के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप पे वाटर ट्रीटमेंट हमेशा हर वीक में एक बार सारे वाटर पैरामीटर्स, कल्चर के पैरामीटर्स चेक कीजिए। सारी किट्स अवेलेबल हैं, तो ये आप अपने फार्म पे परचेज करके रख लीजिए। अपने मैनेजर, अपने मुनीम को, अपनी लेबर को वाटर पैरामीटर टेस्टिंग कराने से रहिए। अब लास्ट का आपका प्रोडक्ट भी रेडी हो गया। मेजर सेलेबल साइज क्या है, ऑर्गेनाइज फार्मिंग ये भी कहती है कि आप सेलेबल साइज पे भी ध्यान रखें कि आपके मार्केट में किस साइज का मछली बिकने वाली है। एंड एट लास्ट टाइम टू सेल,
आपको टाइम बड़ा ध्यान रखना है, मार्केट में कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, कितना माल आ रहा है, आपका साइज के माल किस साइज का रेडी हो गया है, और आपको पार्शियल हार्वेस्ट करना है, कंप्लीट हार्वेस्ट करना है, या जब सारे मार्जिनल फार्मर बेचेंगे तब भी आप बेच रहे हैं। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए, ऑर्गेनाइज फार्मिंग के लिए 10 स्टेप फॉलो कीजिए, 100% आपकी फार्मिंग सक्सेसफुल होगी। बने रहें अपने पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।